हेलो, ठीक है, ओके, चलिए। ओके, तो हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा मज़े में होगे और बहुत ज़्यादा जम के अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे। और मैं यहाँ पर एक बार देख लूँ कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है। अगर जुड़ गए हो और आवाज़ और वीडियो दोनों ही क्लियरली आ रही हो तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो, जिससे मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकूं और तुम्हारे साथ इस लेक्चर को आगे प्रोसीड कर सकूं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक आप सभी को। अब हम चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। क्रोनोलॉजिकली ये चैप्टर नंबर हमारा 3 होगा, मतलब 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट, जो कि आपस में लिंक थे और हमने लिंकेज देखी भी कि दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी क्यों था। तो 1 के साथ हमने 11 करा। अब सीक्वेंसली आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत और चैप्टर नंबर 2 करेंगे पहले, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो आई होप कि सब मेरे साथ बने हुए हैं और अभी तक चैप्टर 1 और 11 में किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हमने उसके क्वेश्चंस भी देखे, केस स्टडी की क्वेश्चंस भी देखे, हमने एमसीक्यूज भी देखे, तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 11 की। तो उसी कड़ी में ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर है जिसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का नाम देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने में दिख रहा है। स्टडी मैट से ही चैप्टर करने वाले हैं हम फिर से, और क्योंकि स्टडी मैट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है वो आईसीआई है, और आईसीआई से मिला हुआ जो भी प्रसाद है वहीं से क्वेश्चन आने हैं, वहीं से सब कुछ आना है। अगर मैं कुछ काट छाट करके दे भी दूं और बाई चांस अगर आईसीआई ने कुछ मजे ले लिए हमारे और कुछ ऐसा पूछ लिया जो कि हमारे नोट्स में ना हो, जैसे कि मोस्ट टीचर के नोट्स में होता है, वो नोट्स को छोटा कर देते हैं कि आईसीआई का स्टेटमेंट इतना बड़ा है, उसमें इतना कुछ है पूछने के लिए, उन नोट्स को वो 200-250 पेज में लेकर के आए थे, तो बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो कि एग्जाम में जाओ और जा करके आप देखो कि ये तो सिमरन है ही नहीं वहाँ पर जो आईसीआई ने पूछ लिया है, क्योंकि तुमने पढ़ा उस नोट्स जो कि सिर्फ 250 पेज के थे या 200 पेज के थे, वहाँ तो ये टॉपिक था ही नहीं। लेकिन आईसीआई अपने नोट से पूछेगा, यानी अपने स्टडी मैट से पूछने वाला है, तो हमें सब कुछ कवर करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके वहीं से पढ़ते हैं, क्योंकि यही सर्व गुण एकदम संपन्न नोट्स हैं मेरे, तो यहीं से पढ़ेंगे। हाँ, हालांकि मैं शॉर्ट नोट्स बनवा लूंगा जो मुझे लगेगा कि जिस टॉपिक को आईसीआई ने बहुत खींच करके रबड़ की तरह बड़ा कर दिया है, उसको हम अपने समरी नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ साथ ही। ठीक है, तो बिना किसी तरीके अब मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। के अंदर बहुत से वर्ड्स हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। यूं तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है कि ऐसे 300 पढ़ना है इसके अंदर मुझे, तो ऐसे 300 के बारे में और 300 की सीरीज के बारे में मुझे पढ़ने को मिलेगा मौका यहाँ पर, और साथ साथ इसका दूसरा पार्ट अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक तो हो गया ऐसे 300, और इसको दूसरा पार्ट अगर मैं, ये जो चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, तो अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम को अलग कर दूं और ऐसे 300 को अलग कर दूं तो मजे ही मजे आ जाएंगे। तो मेरे लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, दिमाग में बाइफर्केशन हो जाएगा, यहाँ पे 300 की बात हो रही है और यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आइए पहले आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो क्वेश्चन तो पहचान ही लोगे एग्जाम में, इतना तुम समझदार हो ही जाओगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते। और मजे की बात यह है कि चैप्टर बहुत ही छोटा और एग्जाम के लिए भी वेटेज रखता है और आसान भी है। टेक्निकल ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना टफनेस में ज्यादा होने नहीं वाली है, तो ये भी चैप्टर थोड़ा आसान ही रहेगा हम सबके लिए। तो चैप्टर नंबर 2 चालू हो चुका है। अब इसके अंदर देखो क्या बात है, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यूं तो हमने देखा चैप्टर 1 और चैप्टर 11 में कि हमें एथिकली काम करना है, काम मतलब कि हमें एथिकली ऑडिट करना है, हमें इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट करना है, हमें अपने ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करनी है जनाब। तो सारी चीजें हमें रखनी है। क्वालिटी के बारे में किसने बताया था मुझे, एसए 220 और एसक्यूसी 1 ने मेरे को बताया था। चैप्टर नंबर 11 में बहुत घोट के हम उसको पढ़ के आए हुए हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ करके हम चलते हैं अब आगे की ओर कि अब यहां पर क्या है कि हमने वो सब सीखा है, लेकिन अब जब मुझे करने की बारी आई, मैं वो सब करने वाला हूं, तो करने से पहले क्या मुझे प्लान बना लेना चाहिए या नहीं? क्या मैं ऐसे ही धूल में लठ चलाने लग जाऊं जाकर के सीधा, अरे चलो जी हम आ गए हैं, अरे हमें नहीं पता क्या करना है लेकिन हम ऑडिट करने आए हैं जी? अरे बिना प्लानिंग के कैसे करेंगे काम? याद करो, शायद आपको पता हो कि जैसे कि अभी हम सब खुश हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। कैसे जीता? क्योंकि उन्होंने अपने प्लान पे स्टिक रहे अंत तक। मैं अभी सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था मैं इंडियन टीम का, तो वहां पर बताया मुझे क्या, मतलब इंटरव्यू ने पूछा, इंटरव्यू को बताया, तो मैं वहां पर देख रहा था वीडियो में, तो शायद रोहित शर्मा से पूछा गया कि जब 30 बॉल में 30 रन रह गए थे और
आई गेस 24-25 बॉल में भी अप्रॉक्स रन अ बॉल चाहिए था। तो उस दौरान क्या प्लानिंग हो रही थी, जो राहुल द्रविड़ साहब कोच साहब थे उनका क्या प्लान था, उनका क्या माइंडसेट था, और शुरू से लेके अंत तक जब लग रहा था कि चीजें हाथ से जा रही हैं उस समय उन्होंने क्या प्लानिंग करी। तो उन्होंने एक बात बोली कि राहुल द्रविड़ सर ने जो भी प्लान बनाया था, और जब क्लासन खेल रहा था, जब 30 में 30 वो 24 रन मार चुका था उससे पिछले ओवर में, और सिर्फ एक ओवर का ही गेम बचा, अगर वो एक ओवर में और 4 छक्के मार देता, 2-3 छक्के मार देता तो गेम वहीं फिनिश हो जाता और हमारे पास इस बार भी ट्रॉफी नहीं होती। बट इस बार हमने दिल भी जीता और ट्रॉफी भी जीती, वो एक अलग बात है। हाँ, हम टॉपिक पर आते हैं। तो वहां पर बताया कि राहुल द्रविड़ जी ने एक बात बोली कि एक काम करो, हमारा जो प्लान है हम उस पर स्टिक रहेंगे, कोई बात नहीं, जो होगा अंत तक देखा जाएगा, लेकिन हमारा भी जो प्लान है उस पर स्टिक रहता है। हमारा प्लान क्या है कि हमें क्लासन को, पता ये बात जब मैं बोल रहा हूं तो पता नहीं क्यों मेरे भी गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बिग थिंग है हम लोगों के लिए, तो खुशी तो है ही। तो बस जब मैं सुन रहा था तब भी अच्छा लग रहा था, और अभी बता रहा हूं तो फिर से मुझे पता है कि थोड़े थोड़े गूज़बम्स आ रहे हैं। बट खैर, तो राहुल द्रविड़ सर ने बताया कि ऐसी बात हो रही थी कि मैंने बोला था कि हमें क्या करना है कि हमें क्लासन को आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल रखनी है। कोई बात, अगर उसकी रडार में बॉल देंगे तो क्योंकि वो सीधा मार रहा है, अगर कोई प्लेयर सीधा मारता है बॉल को, तो अगर उसकी रडार में बॉल होगी, मतलब लेंथ बॉल होगी और उसके रडार में होगी, तो उसका बैट जा सकता है, ऑफ स्टंप पे होगी, मिड स्टंप पे होगी, तो वो सीधा लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे मार सकता है, सीधा शॉट मार सकता है। तो उनका प्लान यही था कि हमें क्या करना है, हमें उसको आउटसाइड ऑफ रखनी है, मतलब जो वाइड लाइन होती है उसके आसपास रखनी है, वाइड ना हो जाए बस उसके अंदर रखनी है, तो वो रखनी है। तो अगर तुम नोटिस करोगे और देखना जाकर के एक बार दोबारा से, तुम्हें रियलाइज होगा कि जो हार्दिक पांड्या ने जो बॉल डाली थी उस क्लासन को उस समय, तो वो वही डाली थी जहां पर बताया था कि हमारा जो प्लान है कि हमें क्लासन को आउटसाइड ऑफ ही बॉल रखनी है। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप ही बॉल रखी उन्होंने, वाइड लाइन की ओर ही बॉल रखी, और उसी सिनेरियो में वो क्लासन आउट भी हुआ। तो प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर अगर सोचो प्लान नहीं होता और चले गए बस, हाँ भाग के आए बॉल डाल दी, भाग के आए बॉल डाल दी, नहीं पता टप्पा कहां मारना है, नहीं पता कहां पे खिलाना है क्लासन को या किसी भी प्लेयर को, तो वो तो आता और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे छक्के छक्के मारता बड़े बड़े, और 2 ओवर पहले मैच खत्म भी हो जाता शायद। लेकिन वहां पर क्या था, प्लान था। जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जैसी बड़ी चीज खेल रही है, वर्ल्ड कप जैसी बड़ी चीज जीत कर आई है, तो वहां पर भी उन्होंने किस बात पर फोकस करा, प्लान पर, कि उनका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है सही से। बट एग्जीक्यूशन कब हुआ, जब बैक एंड पे उन लोगों ने प्लान ना रखा था। तो राहुल द्रविड़ ने जो प्लान बना रखा था वो प्लान क्या था कि हमें आउटसाइड ऑफ खिलाना है, हमें आउटसाइड ऑफ खिलाना है, कोई दिक्कत नहीं, हारेंगे अगर तो कोई दिक्कत है, अपने प्लान पर रह करके हारेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एकदम होपलेस हो जाएं और बिना कुछ प्लानिंग के, बिना कुछ प्लान जो हमारा है उसके हिसाब से हम एकदम ही होपलेस होकर के कहीं पे ही बॉल फेंकने लगे ना। क्या इंपॉर्टेंट है, प्लान वर्ड। तो उनका जो प्लान था कि मुझे बॉल वहीं खिलानी है, तो उन्हें वहीं खिलाई और वहीं पर क्लासन को लेके भी गए। पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या की सीधा विकेट कीपर पे शायद कैच हुई थी, हाँ विकेट कीपर पे क्लासन भाई सीधा आउट हो जाते हैं, और उसके बाद क्या हुआ ये जग जाहिर है, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियन हम बन गए। तो ये किसकी ताकत थी, एक प्लान की ताकत थी। और उसी प्रकार से हमें ऑडिट करने जाना है, तो विदाउट प्लानिंग क्या ऑडिट कर सकते हैं, अगर इसको अपने काम में लेकर के आ जाए, मतलब वर्ल्ड कप से वापस आते हैं और यहां पर अपने ऑडिट पर आते हैं। तो अगर तुम किसी कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए और ऑडिट करने वहां पर गए और तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, तुम प्लान ही नहीं बना के आए हो, तुम्हारी पूरी टीम पहुंच गई, तुम 4 लोग पहुंच गए वहां पर और जाकर के बस देख रहे हो क्या करना, कहीं भी जाकर किसी भी सिस्टम पे जाकर के बैठ गए, अच्छा यहां पे मैंने ये चेक कर लिया, उठ के फिर कहीं और चले गए, स्टॉक और स्टॉक काउंटिंग कर ली तुमने, फिर कहीं और जाकर इससे वाउचर चेक कर लिए सेल्स की, कहीं जाके परचेज वाउचर चेक कर ली तुमने, कुछ फाइलें देखने लगे, किसी बात करने लग गए तुरंत की तुरंत। ये ऐसे कैसे ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। हमें पता है हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, हमें रिपोर्ट देनी है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें साइन ऑब्टेन करने होते हैं। साइन बोल तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बट वो कैसे होंगे, जब मैं सही से प्रोसीजर करके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करूंगा, तभी तो मैं सही से रिपोर्ट दे पाऊंगा। तो साइन ढूंढने, और साइन कैसे मिलेंगे, जब मुझे पता होगा कि मुझे कहां जाना है और कहां जाकर क्या करना है, तभी तो मैं सही से ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाऊंगा। तो ये किसकी ताकत रहेगी, प्लानिंग की ताकत रहेगी। आई गेस समझ आया होगा कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है। अभी हम पढ़ने के वाले चैप्टर के अंदर प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ठीक है, तो हमें वो सब पढ़ना है इसके अंदर। चलो, तो प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व होता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ऑडिट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। आगे जाकर के डिटेल में देखेंगे ओवरऑल स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या होता है, कि मुझे एक तो ओवरऑल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ओवरऑल की हमें क्या करना है जाकर के क्रीज पर,
दूसरा हमें ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। एक तो ओवरऑल स्ट्रेटजी रहेगी, एक रहेगा ऑडिट प्लान डेवलप करना। ये अभी आगे धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चलेंगे, मतलब नाम सुन लो फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या बात लिखी है यहाँ पे, खैर ये नीचे पढ़ना ही है मेरे को, फिर भी एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। तो अपने ऑडिट को इफेक्टिव करने के लिए और तो क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क को प्लान करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो एक तो मैं टाइमली काम खत्म कर पाऊंगा, दूसरा इफेक्टिवली तरीके से, इफेक्टिव बोलते हैं और एफिशिएंट तरीके से, कि जो रिजल्ट मेरे को चाहिए, जिस तरीके से मैं करवाना चाहता हूं काम उस तरीके से सही तरीके से ही परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। तो एक तो अगर मेरा प्लान होगा, तुम खुद सोचो, तुमने कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ तो प्लान बनाया होगा, चाहे डे का प्लान बनाओ, जैसे कि तुमने सोचा कि आज मैं जल्दी उठूंगा और आज मैं जल्दी उठूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, मैं इसे पढ़ाई करूंगा, फिर जाकर के मैं यहाँ पर रेस्ट लूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। ऐसा करके तुमने कभी दिन का तो प्लान बनाया होगा। तुम खुद सोचो, जब तुमने प्लान बनाया होता है तो तुम्हें पता होता है कि मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो सोचने का टाइम नहीं जाता उस समय। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि कहाँ भागना है, क्या करना है, तुम सोचते हो अच्छा अब ये कर लेता हूँ, नहीं ये कर लेता हूँ, नहीं ये नहीं ये कर लो। जब पहले से फिर मुझे 11 बजे ये काम करना है, मुझे 12 बजे ये काम करना है, मुझे 2 बजे ये काम करना है, मुझे 4 बजे काम करना है, 6 बजे मैं रेस्ट करूंगा, 6 बजे मैं चाय पीऊंगा। तो लाइक सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम टाइमली खत्म होते हैं, क्योंकि क्या है, तुम्हारे पास सब कुछ प्लान मैनर में है कि हाँ ये काम ऐसे करना है, इतने में काम खत्म करना है, उसके बाद मेरे को यहाँ जाना है, ये काम करना है, खट खट करके सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन कब होती है, जब तुम्हारा प्रॉपर प्लानिंग होती है ना। तो यही वाली बात है, उस ऑडिट में भी जब प्लान बनाओगे तो सारे काम खट खट करके फटाफट से खत्म होते चलेंगे। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। हाँ, अब हम बात करें जब ऑडिट की, तो हम प्लान कैसा बनाएंगे कि हमें क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज हो, तभी तो प्लान बना पाएंगे। जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे क्लाइंट का बिजनेस क्या है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे प्लान कर लूं, मैं क्या करूं, जाकर के उससे वहां जाकर के उसके ऊनो खेलूं, पत्ते खेलूं, भाई क्या नहीं। मुझे पहले से पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है। वो कैसे पता चलता है, हम क्लाइंट से वार्तालाप करते हैं। याद करो चैप्टर नंबर 11, वहां पर हमने देखा था कि हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर ऑफ बिजनेस की, नेचर ऑफ क्लाइंट के बिजनेस की, ठीक है। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अब ऐसे रिजिड मत हो जाओ कि नहीं हमें यही करना है। हमें क्या करना है, अगर जरूरत महसूस हो काम करते करते तुम्हें रियलाइज हो जाए यार कि ये प्लान काम नहीं करेगा, वी शुड मूव टू प्लान बी। होता है, बहुत होता है कि प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो हमें प्लान बी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए फटाफट से। अगर ऐसा लग रहा है कि यार इस तरीके से हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वी शुड मूव टू प्लान बी। तो नेक्स्ट अप प्लान बी। तो लग रहा है कि अगर मॉडिफाई करना है प्लान में, कुछ चेंजेस करने हैं और इंप्रूवमेंट करनी है प्लान में, तो करो, कर सकते हैं। ऐसा रिजिड नहीं है अब तो मैं यही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे अकड़ नहीं जाना है, ठीक है। चलो, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए प्लान में। ओके, ये कहानी दे रखी है, बिल्कुल भी काम की नहीं है। ये कहानी चैप्टर 1 से चली आ रही है, ऐसी चलती रहेगी ये कहानी। तो यहीं पे ये बताया प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताएगा, प्लानिंग जरूरी क्यों है। इसको तो एक काम करो, ठीक है। कभी खाली बैठे हो, कभी जीवन में लग रहा है कि बहुत सब कुछ पढ़ लिया है, सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, बुक के पेजेस खत्म हो गए पढ़ पढ़ के, तो कभी ऐसी फुर्सत हो तब एक बार कहानी पढ़ लेना, तब भी लगेगा कि बहुत बड़ा काम नहीं करा तुमने, ठीक है। ओके, अब आते हैं मजेदार बात पे जहां से रियल चैप्टर चालू होने वाला है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग करना? ऑडिटर की। क्योंकि भाई जब ऑडिटर को ही ये काम करना है, रिपोर्ट साइन ऑडिटर को ही करनी है, तो ऑडिट करने भी बेचारा हमारा ऑडिटर जाएगा, तो उसकी जो प्लानिंग करनी है, जो प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी भी क्या मैं पड़ोसी को दूंगा उसकी जाकर के? नहीं, वो भी तो उसी की है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना? प्लान करना। क्या प्लान करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट को प्लान करना, समझे। अब यहां पर आता है तुम्हारे जीवन में एक और ऐसे आता है। अब कितने ऐसे आ गए, नाम याद है क्या? ध्यान रखना, मैं चाहूंगा और तुम भी ये चाहोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि जब तुम्हें ऐसे के नाम और नंबर याद होंगे, और आईसीआई को भी अच्छा लगेगा जब तुम अपने आंसर में ऐसे का नाम और नंबर सही से कोट करके आओगे, तो तुम्हें याद हो भी जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछ भी लूंगा अभी, तो जितने ऐसे हमने पढ़े होंगे अभी तक, हमारे जो भी आए हैं ड्यूरेशन में पढ़ाई के दौरान, तुम्हें वो ऐसे के नाम और नंबर याद हैं। नहीं यकीन हो तो आओ एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट लगा करके। ऐसे 200 कैसे याद करा हमने? 2 भाई, दोनों की दोनों ही तबाही, है ना। दोनों की दोनों तबाही मतलब दोनों जुड़वा थे ना, तो तबाही थे, और दोनों का नाम भी इतना बड़ा था, और दोनों नाम भी सिमिलर था। कैसा? ऐसे 200 सेम नाम, सेम भाई, लाइक उया एंड कासा। हाँ, उया एंड कासा। तो बोलते उया एंड कासा बोलते ओवरऑल ऑब्जेक्टिव
ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक भाई का नाम, दूसरा एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। ऐसे 210 पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था ना। कौन सा था? एग्रीमेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, उसके ऊपर था, जहां पे एंगेजमेंट लेटर को हम एग्रीमेंट करते हैं मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उसके बाद ऐसे 220 भी था। ऐसे 220 किसके बारे में बताता है? क्वालिटी के बारे में। तुम्हारा क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए किसमें? तुम कोई भी वर्क करो, कोई भी परफॉर्मेंस करो, कोई भी एंगेजमेंट करो, किसमें? क्वालिटी ऑन एंगेजमेंट परफॉर्म। चाहे तो ऑडिट एश्योरेंस हो, लिमिटेड एश्योरेंस हो, एक हिस्टोरिकल एश्योरेंस हो, क्योंकि ऑडिट और लिमिटेड एश्योरेंस दोनों किसके लिए? तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होती है, या तो फिर अदर तुम्हारी एंगेजमेंट हो या रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट हो। कोई भी काम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को SQC1 लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर बात करते हैं ऐसे 220 की, तो ऐसे 220 बात करता है सिर्फ किसकी? ऑडिट एश्योरेंस की, है ना। ये हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़े थे। अब इसी कड़ी में हमारे पास ऐसे आ जाता है एक और, जो कि 300 सीरीज को आगे बढ़ाएगा। और 300 सीरीज की कड़ी में पहला ऐसे कौन सा है? ऐसे 300, जिसका नाम मेरे को अभी याद होना चाहिए, और मैं अभी याद कर दूंगा। कैसे? क्योंकि ऐसे 300 बात किसकी करेगा? प्लानिंग की बात करेगा। क्योंकि पूरा चैप्टर है किसके ऊपर? प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर है। तो इसका नाम भी शुरू किससे होगा? प्लानिंग से ही होगा ना। ऐसी बात कर दी तुमने? हाँ सर आप कर रहे हो ऐसी बात। तो देखो ऐसे 300 प्लानिंग, और प्लानिंग किसकी करनी मुझे? ऑडिट की। मैं यहां पर कोई क्रिकेट खेलने थोड़ी जा रहा हूं, हॉकी खेलने थोड़ी जा रहा हूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं। तो ऑडिट की प्लानिंग करूंगा। हाँ, और हमने बचपन में सीखा था, बचपन मतलब चैप्टर 1 में सीखा था कि हम लोग ऑडिट किसका करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो प्लानिंग भी किसकी होगी? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस सीधी सीधी बात है। एकदम सूखा सूखा रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे, अगर सही से समझ जाओगे कि क्या हो रहा है यहां पे, तो जीवन भर याद रह जाएगा। तो ऐसे 300 बात करता है प्लानिंग की, और प्लानिंग किसके बारे में करनी है? ऑडिट की। ऑब्वियसली ऑडिट की प्लानिंग करेंगे ना ऑडिट सब्जेक्ट में। तो प्लानिंग एंड ऑडिट किसका ऑडिट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, आई होप नाम भी याद हो गया होगा, क्योंकि मेरे को नाम और नंबर याद चाहिए, और मेरे साथ 2 बार बोलोगे, तीसरी बार खुद बोलने लगोगे, तीसरी बार तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसे 300 बात करता है प्लानिंग और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाओ जी, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात करता है ये? इट डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपीटेशन है, कोई ऐसी खास बात नहीं बोल दी इसने। इट स्टेट्स that objective of the auditor is to plan the audit that will be performed in an effective manner। क्या बात हो गई यहाँ पे? कि अपने ऑडिट को प्लान करना है जिससे हमारा जो ऑडिटर है वो कैसे काम कर सके? इफेक्टिव मैनर में, इफेक्टिव और टाइमली मैनर में। मतलब कि अगर मैंने सोचा है कि मेरा ऑडिट 3 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 2 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, तो मेरे पास प्लान होगा, तो मुझे पता होगा कि मुझे क्या करना है, किस काम के बाद मुझे क्या चेक करना है, उस चेक के बाद मुझे किससे मॉनिटर करवाना है, फिर दोबारा मुझे क्या चेक करना है, मैं क्या चेक करूंगा, मेरा टीम मेंबर क्या चेक करेगा, वो सब मेरे को पता होगा। तो मेरे को अच्छे से टाइमली मैनर में और टाइम से पहले मेरा ऑडिट खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो टाइम से पहले खत्म होगा, और जो जिस तरीके से काम होना चाहिए क्वालिटी वाइज, वो क्वालिटी भी निखर के आएगी। क्लियर वाली बात? बिल्कुल क्लियर वाली बात। अब यहां पर एक बात आती है ऑब्जेक्टिव की। तो एक ऑब्जेक्टिव हमने ऐसे 200 में देखा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, कि उसे क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस देना है, रिपोर्ट बनानी है ना, वो सब। तो यहां पे भी देखो, हर ऐसे का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तभी तो वो आया है पिक्चर में। तो ऐसे यहां पर जो बात हो रही है ऑब्जेक्टिव की, ध्यान रखना, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव की बात है, ये ऐसे 300 के ऑब्जेक्टिव की बात है। क्योंकि कंफ्यूज मत हो ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर सिर्फ ऐसे 200 में ही था, ये तो वही वाली बात कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हर रेसे का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, और हर रेसे अपना ऑब्जेक्टिव के बारे में खुल के बताएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं कि भाई ऑडिट जरूरी क्यों है, और प्लानिंग जरूरी क्यों है ऑडिट के अंदर। व्हाई इट इज बेनिफिशियल। हाँ सही बात है। अच्छा, एक बार चैट में लिख के तो बता दो कुछ, ऐसे खाली खाली चैट रहेगी तो कैसे मजा आएगा मेरे को। ठीक है, मैं इतनी एनर्जी से, इतने मन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एक कुछ चैट में कुछ बोल दो यार कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ना, नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी बता दो जैसा भी तुम्हें फील हो रहा है। थम्स अप भी दे दो, एटलीस्ट थोड़ा मोटिवेशन जागेगा। चलो, तो व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, कि ऑडिट जरूरी, वो प्लानिंग में, ऑडिट में प्लानिंग जरूरी क्यों है? बिना प्लानिंग के ऑडिट क्यों नहीं कर सकते? प्लानिंग करनी जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज नेसेसरी एंड इट इज बेनिफिशियल, इट्स बेनिफिट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार पूछा है आईसीआई ने, तो मेरे को इसके पॉइंट भी रटने पड़ेंगे अभी, और उससे पहले समझने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ऑडिट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रट्टाफिकेशन, दोनों काम करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज मैटर करती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई को लैंग्वेज चाहिए। कोई नहीं, समझ जाएंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। चलो,
प्लानिंग इन एन ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट इफेक्टिवली टाइमली मैनर। हाँ, कितनी बार बोलेगा सेम बात। आपको टाइमली मैनर में और इफेक्टिवली ऑडिट करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बार 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 सेम चीज बोल रहा है, अभी तक कुछ नया पढ़ने को नहीं मिला मुझे इस टॉपिक में। लेट्स सी, देखते हैं आगे मिलता है नहीं मिलता। बिसाइड्स इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के साथ साथ इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट इफेक्टिवली, साथ साथ हमारा जो ऑडिट का एंगेजमेंट है वो भी कैसा होता है, इफेक्टिवली हो जाता है। ठीक है। एडुकेट प्लानिंग बेनिफिट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन सेवरल वेज। अगर आपकी प्लानिंग एडुकेट है, अगर आपकी प्लानिंग एडुकेट है जी, पर्याप्त है, अगर आपकी प्लानिंग में वो दम है तो मजा आ जाएगा। क्या होगा, बहुत तरीके से मजा आएगा। किस किस तरीके से मजा आएगा वो बता रहा है ये, इंक्लूड द फॉलोइंग। तो क्या क्या फायदे मिलेंगे मेरे को अगर मेरा ऑडिट में अच्छी प्लानिंग होगी तो। पहली बात तो ये, इट हेल्प द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। क्या करेगा ये, डिवोट करेगा कहां पर, इंपॉर्टेंट एरियाज में अपने टाइम को। बिल्कुल करेगा, क्लियर है। हाँ जी, डिवोट करेगा किसमें, एप्रोप्रिएट अटेंशन। क्या दे पाएंगे यहां पर हम, अपना एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएंगे, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। अब मेरे पास प्लान है, मैंने शुरुआत में बात कर दिया, अगर मेरे को पता है कि मेरे को सेल्स में इतना टाइम लगना है, मेरे को परचेज में चेक करनी जा करके, और मुझे पता है सेल्स इनकी इतनी सारी है, तो मैं वो इंपॉर्टेंट एरिया है मेरे लिए, तो मैं उसमें इतना टाइम दूंगा और परचेज में इतना टाइम दूंगा। और जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा धूल में लट्ठ चलाने के लिए, तो वहां तो मैं बैठ जाऊंगा जाकर के, लाओ जी सेल्स ले आओ, अच्छा परचेज ला रहे हो तो परचेज ले आओ, और तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। बाद में जो काम है वही रह जाएगा, मेन काम। ऐसा एग्जाम में कितना होता है कि शुरुआती दौर में तो अक्सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरी में भी ज्यादा होता है, हर जगह होता है। ठीक है, किसी एग्जाम में तुम बैठे हो, शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो, 2-4 क्वेश्चन पढ़े तुमने, 2-4 क्वेश्चन करते करते शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में तुम अरे यार आराम से मजे मजे में सोच के लिख रहे हो, अरे इसका आंसर ये है, हाँ नहीं नहीं ये नहीं, काटो काटो ये लिखो। अरे तुमने 50-60% पेपर कर पाया है और लास्ट में तुम्हारा वही छूट जाता है जो तुम्हें आता होता है, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। ऐसे ही ऑडिट में होता है कि थोड़ी कि जिंदगी भर करते रहेंगे एक कंपनी का ऑडिट, और भी तो कंपनीज है, उनका भी तो अपना काम है कंपनी वालों का, कब तक रुक के बैठेंगे तुम्हारे लिए, नहीं। तो प्लान होगा, मेरे को पता होगा कि अच्छा मेरे को ये क्वेश्चन इतनी देर में करना है, मुझे पता है क्वेश्चन नंबर मेरे को आधे घंटे के अंदर करना है एग्जाम में, ठीक है, तो एक टाइमली कंप्लीट कर पाऊंगा। जब मुझे पता ही नहीं है, मैं सोचा ही नहीं मैंने कितने में कंप्लीट करूंगा, तो पेपर कैसे कंप्लीट होगा, लेके बैठ रहा है उसको 1-1 घंटे तक, आएगा छूटेगा छूटेगा, तो ऐसी बात हो जाती है। ठीक है, और सेम ऑडिट में होता है कि जब मैंने प्लान ही नहीं करा कि मैं इस काम को कितनी देर में कर लूंगा, तो आगे का जो काम बचेगा वो तो छूटेगा छूटेगा, है ना, टाइम खत्म हो जाएगा। फिर जाते उसको जल्दी करेंगे या फिर ऊपर ऊपर से उसमें चेक कर लेंगे, और अंदर का जो मेन काम होना चाहिए चेकिंग का वो छूट जाता है। सीधी बात है, उतना ही टाइम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम। अब जब मैं सही से काम करूंगा, सही से चेकिंग करूंगा, सही से प्लानिंग करूंगा, तो मेरे को यह फायदा रहेगा कि मैं टाइमली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो प्रॉब्लम आ सकती है, क्या लिखा है, पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम, कि भाई मेरे को पहले से लग रहा है कि यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से प्लान बना के रहूंगा ना, पहले से देखूंगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे चेक करूंगा। जब मुझे पहले से ही नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने सोचा ही नहीं है, तो मैं क्या ही प्लान करूंगा और क्या ही चेक करूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम ले सकते हो प्रोफेसर, कौन सा प्रोफेसर, अपने फेवरेट मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर, है ना जी। तो प्रोफेसर को सोचो एक बार, अगर मनी हाइस्ट देखा है तुमने तो समझ जाओगे कि क्या बात हो रही है यहां पे। प्रोफेसर साहब ने सारे सिनेरियो सोच लिए थे पहले कि क्या प्रॉब्लम आएगी, कि वहां जाकर ऐसा होगा तो उसको मैं कैसे डील करूंगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, अगर पुलिस आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो प्रोफेसर ने सारे सिनेरियो सोच लिए थे, तभी तो वो जीत पाए, तभी तो वो वहां से उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ, तभी तो उनका वर्क सक्सेसफुल होकर निकला लास्ट में। अगर वो नहीं सोचते कि क्या क्या परेशानी आ सकती है तो फंसे रह जाते और शायद पैसा भी नहीं मिलता। तो उसी तरीके से हमें अपना काम करना है, लाइक प्रोफेसर वाला माइंड लगाना है और सोचना है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा है, पोटेंशियल प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम जो भी है नहीं, हो सकती है ना। तो लाइक वो प्रोफेसर की तरह कि हाँ एकदम चश्मा ऊपर करके पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आया कि ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको ऐसे डील करूंगा। हाँ, तो पहले ही अपने प्लान में इंक्लूड कर लेंगे, सीधी बात। हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। हेल्प करता है ऑडिटर को क्या करने के लिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। ये शुरुआत में हम देखा कि जब प्लान होता है तो हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के काम करते हैं। मुझे पता है कि मेरा दिनचर्या आज कैसे होने वाली है, मुझे पता है मैं आज 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठ के पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा आधे घंटे, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, नाश्ता वास्ता करूंगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, 2 घंटे का सेशन लूंगा, फिर उसके बाद मैं
ब्रेक लूंगा आधे घंटे का, देन फिर पढ़ने बैठूंगा, फिर मैं अपना नहा करके आराम से खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा आधे घंटे के लिए, फिर पढ़ने बैठूंगा। तो एक ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ रहे हो, तो इस तरीके से। और मुझे पता लगा जा करके पहले मेरे को सेल्स चेक करनी है, मेरे को परचेस चेक करनी है, मेरे को एक्सपेंसेस चेक करने हैं, मेरे को जाकर के स्टॉक काउंट करना है जाकर के, इसके बाद ये करूँ इसके बाद तो एक ऑर्गेनाइज है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो ऑर्गेनाइज रहेगा, मैनेज रहेगा, ठीक है। एंगेजमेंट दैट इज परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ओके, असिस्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। अब क्या होगा, प्लानिंग के दौरान मुझे पता होगा कि मैं बड़ी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, छोटी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, कि यहां पर कैसे लोगों की डिमांड है। अगर मुझे लग रहा है कि कंपनी बहुत बड़ी है, रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो मैं अपनी जो टीम रहेगी, जिस टीम के साथ मैं ऑडिट परफॉर्म करने जा रहा हूं, तो मेरी टीम में सीनियर मेंबर या क्वालिफाइड सीएस की संख्या ज्यादा रहेगी। और वहीं मैं बात करूं, अगर मुझे छोटी कंपनी ऑडिट करना है और इसका कुछ ज्यादा टर्नओवर भी नहीं है, रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो एक काम करते हैं, आर्टिकल को लेकर चलते हैं ज्यादा और एक सीए को लेकर चलते हैं, काम हो जाएगा। तो मैं एंगेजमेंट टीम में जो मेरे को कंपोजिशन बिठानी है, वो भी तो मैं प्लानिंग के दौरान बिठाऊंगा जाकर के। जब पूरी ऑफिस को लेकर चलूं किसी क्लाइंट के यहाँ पर, अरे अब तुम्हारा ऐसा बिजनेस है, चलो ठीक है, अब मैं वहां से भेज रहा हूँ, सीए साहब आप चले जाओ, आप ऑफिस में देख लो जाकर के, हम आर्टिकल कंपनी का ऑडिट निपटा लेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। पहले से प्लानिंग के दौरान ही तय करेंगे ना कि क्या कंपोजिशन रहेगी मेरे टीम की, तो वो भी काम आती है। तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर तो असिस्ट करेगा मेरे को किसमें, एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करने के लिए विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज। डिपेंड करता है मैं किसका ऑडिट करने जा रहा हूँ, विद एंटिसिपेटेड रिस्क, ठीक है, एंड द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम। फिर क्या, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। अब हमारी टीम में आर्टिकल्स भी हैं बेचारे, है ना, कुछ हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, जो प्रोफेशनल्स हैं, हो सकता है फ्रेशर हो, तो उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। एंगेजमेंट पार्टनर को डायरेक्शन देगा कि भाई ये काम ऐसे करना है, ऐसे कर लो। क्या डायरेक्शन देकर के बात खत्म हो जाएगी क्या? ना 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 ना, डायरेक्शन देने का क्या करना पड़ेगा, सुपरविजन भी तो करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। डायरेक्शन देनी पड़ेगी, फिर उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा कि जैसे डायरेक्शन दी है क्या वैसे कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो रिव्यू भी करना पड़ेगा, तो डीएसआर करना पड़ेगा ना। यहाँ पे डीएसआर क्या हो गया, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। तो जब प्लानिंग होगी तो मेरे को पता होगा कि मुझे डायरेक्शन देनी है, मेरे को इसको सुपरवाइज भी करना है, तो मैं टाइमली साइड से क्या करूंगा, मैनेज करूंगा, और फिर रिव्यू भी करना है, तो डीएसआर में भी हेल्प होती है यहां से। फिर लास्ट, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट। क्या रहेगा, जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँगा कि मुझे किसी कंपनी का ऑडिट करना है, तो उस दौरान प्लानिंग के समय ही मुझे समझ आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा कि इस कंपनी का वर्क ऑफ नेचर ऑफ वर्क कैसा है, और इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि सारे डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट नॉलेज है वो मेरे पास ना हो। पॉसिबल है कि यार हम एक सीए हैं, एक ऑडिटर हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है कि हमें एकदम सर्वगुण संपन्न ज्ञान होगा हर फील्ड का। मुझे फॉरेंसिक का भी ज्ञान होगा, मुझे फाइनेंस का ज्ञान तो है ही, हो सकता है मेरे को वैल्यूएशन का ज्ञान भी होगा, मेरे को इंश्योरेंस के क्लेम का भी ज्ञान होगा, मेरे को बाकी जो अदर टेक्निकल आईटी वाली चीजें उनका भी ज्ञान होगा। क्या पॉसिबल है? नहीं। एक दो चीज का ज्ञान हो सकता है, दो तीन चीज का ज्ञान हो सकता है मान लो, बट क्या हर फील्ड का ज्ञान क्या एक पर्टिकुलर इंसान के पास होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मेरे को हो सकता है मेरे को किसी बाहरी व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़े, हो सकता है मेरे को किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़े, हो सकता है मेरे को अगर कुछ लीगल मैटर समझना है, कुछ लीगलिटी को समझना है, तो मुझे लॉयर की आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैं उस एक्सपर्ट की हेल्प लूंगा या नहीं लूंगा? मैं उससे कोऑर्डिनेशन बिठाऊंगा ना उस मैटर पे कि मैं, लेकिन वो कब, जब मैं ऑडिट कर रहा हूं, क्या तब जब मैं पहले ही समझ जाऊंगा कि इनके पास ये चीज है और ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं प्लान कर रहा हूं यार यहाँ पर मेरे को लॉयर की जरूरत पड़ सकती है, यार मेरे को यहाँ पे वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है इस वाले, जब मैं ये चीज चेक करूंगा तो ये पहले से मेरे को क्या प्लान में रहेगा, तो मैं अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा पाऊंगा। बट अगर ऑन द स्पॉट मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ और तब मुझे रियलाइज हुआ अरे यार लॉयर चाहिए, अब क्या करूं, अब उसी समय मैं लॉयर कहां से ढूंढूं और किस लॉयर को पकड़ूं, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाऊं मैं? वो होगा फ्री, नहीं होगा उस टाइम पे जब मुझे जरूरत है, तो टाइम तो वेस्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं प्लानिंग के दौरान ही सेट कर लूंगा सारा मामला कि मेरे को कहां पर और किस टाइम पर लॉयर या किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो फिर तो बढ़िया बात हो जाएगी। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और मैं पहले ही कोऑर्डिनेशन बिठा लूंगा कि भाई एक काम करना है इस दिन में कि हमें आप जरूरत पड़ेगी तो आप अपना टाइम फ्री रखिएगा, उस दिन वो टाइम हमारा है। इसी कुछ चीजें हो सकती है जहां पर मुझे प्लानिंग का फायदा मिलेगा अपने ऑडिट में। तो 6 पॉइंट हैं ऐसे कि पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे,
कि डिवोट होगा अप्रोप्रिएट अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज पे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे और रिजॉल्व करेंगे किसको, पोटेंशियल प्रॉब्लम को, फिर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रहेगा हमारा पूरा ऑडिट एंगेजमेंट, हेल्प करेगा सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, डीएसआर में हेल्प करेगा एंगेजमेंट टीम के, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर सच एज एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। ये मेरा बेनिफिट है कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है मुझे प्लानिंग करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, बहुत तो नहीं बट काइंड ऑफ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, समझ आया होगा इतनी बात जो हम यहां पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, यहां क्या लिखा है, Therefore, planning and audit ensure that audit risk is reduced to an acceptably low level. क्या लिखा है, to an acceptable low level. When audit work is adequately and properly planned, it reduces the risk of inappropriate opinion by the auditor. वैसे ये बात तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है, बट मैं चाहूंगा कि एक बार फिर 2 मिनट लगा कर डिस्कस कर लें कि क्या होता है। अगर मैंने प्लानिंग सही से करी है और मुझे पता है जब मैंने प्लानिंग सही से कर रखा है तो मैं सही से काम भी तो कर रहा हूंगा, और जब मैं काम सही से करूंगा तो क्वालिटी मेंटेन होगी नहीं होगी, हाँ क्वालिटी मेंटेन होगी एज पर ऐसे 220 और SQC1, हाँ बिल्कुल सही बात है। और जब क्वालिटी मेंटेन होगी, जब मैं सारा काम अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी निष्ठा से कर रहा हूंगा, तो जो ऑडिट रिस्क है वो कम होगा या नहीं होगा, कम तो हो जाएगा सिमरन, ये ऑडिट रिस्क तो कम हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें सही से करूंगा तो, है ना, ये चीज तो कम हो जाएगी, ये जो रिस्क है कम तो हो जाएगा। क्या एलिमिनेट हो जाएगा क्या, ना, एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहां पर एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो देने ही नहीं वाले, हम यहां पर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देने वाले हैं, और रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए हमारी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जिसके वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने रिस्क को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। मैं बस ये कह सकता हूं कि मैंने रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर दिया है अपनी काबिलियत और अपने हुनर को काम पे लगा करके। तो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है। और ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क मेन चीज तो यही है ना कि मैं गलत रिपोर्ट ना दे दूं, गलत ओपिनियन ना दे दूं, और गलत ओपिनियन भी कौन सा वाला कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बाद भी मैंने क्लीन ओपिनियन दे दी, ये है सबसे बड़ा ऑडिट रिस्क। तो इस चीज को मैं रिड्यूस कर सकता हूं एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, कैसे, जब मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, ऑनेस्टी निष्ठा भाव से करूंगा, बिल्कुल सही तरीके से करूंगा, और मैं प्लानिंग कर रखी है, मैं बिल्कुल क्वालिटी से काम कर रहा हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, मेरी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर नहीं हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में काफी बार कि क्या हम रिस्क को, ऑडिट रिस्क को एलिमिनेट करेंगे या रिड्यूस कर देंगे एक्सेप्टेबली लो लेवल तक। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ध्यान रखना, इसलिए इसको दोबारा से मैंने टाइम लेकर के बताया है। ठीक है, व्हेन ऑडिट वर्क इज एडिक्वेटली एंड प्रॉपर्ली प्लान्ड, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। जो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन है कि जहां पर एमएमएस है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बावजूद भी हमने क्या कर दिया, क्लीन ओपिनियन दे दी है, ये है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक है, आई होप क्लियर होगी वाली बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है, वापस से हेडिंग दे रखी है, चाहो तो कीवर्ड जो मैंने ऊपर हाईलाइट करे हैं वही कीवर्ड जहां पे दे रखे हैं तो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी ऊपर कहीं पढ़ लो, बहुत है, इनफ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। यूं तो देख करके लगता है ये टॉपिक बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर मुझे चुनना हो इस चैप्टर में से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उनमें से ये टॉप 5 और इनफैक्ट टॉप 3 में ये टॉपिक रहने वाला है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो एग्जाम में ये टॉपिक काफी बार पूछा गया है और काफी बार पूछा जाता है और आगे भी काफी बार पूछा जाने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है इस टॉपिक में, वैसे तो कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में, बस इसकी जो लैंग्वेज है, इसका जो कहने का तरीका है और जो बातें कहना चाह रहा है उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बात कहना चाहता है, जो हेडिंग लिखी है यही अपने आप में काफी है। ऑडिट प्लानिंग is a continuous and iterative process
कॉन्टिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। मैं जानता हूं और मैं ये मानता भी हूं कि तुम्हें कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग तो पता है, ठीक है, एक सेकेंड, कि तुम्हें कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग तो पता है, बट क्या तुम्हें इटरेटिव का मीनिंग? अरे इटरेटिव का मीनिंग है, इरिटेटिव नहीं है ये, ठीक है। काफी बार जल्दबाजी में इसे क्या पढ़ लिया जाता है? इरिटेटिव पढ़ लेते हैं बच्चे। मैंने भी जब पढ़ाई करी थी, इंटर में था मैं, तो सबसे पहले मैंने इसे इरिटेटिंग पढ़ा था, ठीक है, कि और प्लानिंग द कॉन्टिन्यूअस इरिटेटिंग प्रोसेस। और लगता भी है कि प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करना सर में होता है तो इरिटेटिंग तो होगा। नहीं नहीं भाई, इरिटेटिंग नहीं है ये, इटरेटिव है। ध्यान से देखो स्पेलिंग एक बार। ऑडिट प्लानिंग द कॉन्टिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। अब मतलब क्या है इटरेशन का या इटरेटिव का, मैं बताता हूं, देखो मेरे को पता है, ठीक है। एक मिनट को मैं चैट देखूं तुम्हारी जरा, आ जाओ। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग है कि लगातार, बार बार। तो ऑडिट प्लानिंग क्या एक बार का काम है कि एक बार हमने ऑडिट की प्लानिंग कर ली, बस अब तो खेल खत्म, अब तो ऑडिट खत्म होगा, उसके बाद ही दूसरी प्लानिंग करेंगे? क्या ये बात है? ना 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 ना। ऑडिट प्लानिंग क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको लगातार प्लानिंग करनी पड़ती है और साथ साथ इट्स अ इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव बोल तो इट्स अ रिपीटेटिव। लिख लो चाहो तो अपने नोट्स में, ठीक है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एंड रिपीटेटिव, कि ये रिपीट होती है प्रोसेस बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और बस छुट्टी हो गई अब तो जीवन भर की, नहीं 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 नहीं। आपको लगातार बार बार और रिपीट करनी पड़ती है ये प्रोसेस। और किस प्रोसेस की बात हो रही है? प्लानिंग की, प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही है दोस्त, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो एग्जाम में क्या आता है? केस स्टडी आती है। केस स्टडी में मोस्ट ऑफ द टाइम यही लाइन लिखी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि बताओ बेटा और द कॉन्टिन्यूअस नॉट अ इटरेटिव प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस। ऐसा एक्सप्लेन करने को बोलेगा नहीं, वो केस स्टडी देगा। और केस स्टडी में कौन सी लाइन अक्सर देता है? वो ये पूछता है, ये बताता है, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली। इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, रुको जरा, पहले इतना समझते हैं। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। डिस्क्रीट फेज का मीनिंग क्या होता है? अलग, सेपरेट, सोल, अलोन, ठीक है। तो ये वो नहीं है, नॉट है। प्लानिंग अलोन नहीं है, प्लानिंग अकेला नहीं है ऑडिट से। ये लगातार साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है दोस्त। आप प्लानिंग और ऑडिट को अलग नहीं कर सकते, बट रेदर कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये लगातार इसके साथ चलेगी और बार बार रिपीट होगी। आप इसको ये नहीं कह सकते प्लानिंग तू अलग हो जा और ऑडिट अलग रहेगा। एक बार प्लानिंग कर लिया तो ऑडिट हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास वापस आएंगे ना। जहां जाओगे, जहां जहां ऑडिट करोगे और जब जब ऑडिट करोगे और जितने दिन ऑडिट करोगे, आपको लगातार प्लानिंग पर फोकस करना पड़ेगा। ऑडिट प्लानिंग पर फोकस करेगा, टू बी मोर स्पेसिफिकली अगर देखें तो। खैर अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ आएगा। दैट क्या बात करता है? दैट इट ऑफन बिगिन शॉर्टली। प्लानिंग प्रोसेस शुरू होती है शॉर्टली, तुरंत ही शुरू होती है, ऑलमोस्ट आफ्टर, तुरंत शुरू होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। क्या बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी इसने इस एक लाइन के अंदर, कि प्लानिंग शुरू होती है कब? जैसे ही पिछला ऑडिट खत्म हो गया ना, वैसे ही अगले ऑडिट की प्रक्रिया चालू हो गई। और अब करंट ऑडिट जो चल रहा है, इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कब तक? जब तक ये ऑडिट खत्म नहीं हो जाएगा। इसका मतलब इट इज अ कॉन्टिन्यूअस और इट इज अ रिपीटेटिव। पिछले ऑडिट में प्लानिंग करी थी, दोबारा करो, ठीक है। और पिछला ऑडिट जब तक चल रहा था तो लगातार प्लानिंग चल रही थी। ऐसा नहीं कि हमने सेल्स के लिए प्लानिंग कर ली है और बस अब बैठ गए शांति से, अब ऑडिट खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे। नहीं, मुझे लगातार बार बार सेल्स के लिए, परचेज के लिए, एक्सपेंस के लिए, स्टॉक ऑडिट के लिए, मुझे काउंटिंग करनी है, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे लगातार प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लग रहा है कि मैं जो सोच के आया था उसके हिसाब से यहां पे रिस्क ज्यादा है या चीजें उस हिसाब से नहीं है, जितना मैं सोचा उससे चीजें कम है, तो उस दौरान ही मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान को मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? वो प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी। यार जो प्लान बना के आया था वो तो यहां पे काम नहीं कर पाएगा, तो प्लान को चेंज किया जाए, तो प्लान को मॉडिफाई किया जाए। तो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड अ रिपीटेटिव प्रोसेस। इट्स कॉल्ड आल्सो इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये इरिटेटिव याद ना रह जाए तुम्हें, इटरेटिव ही रखना, ठीक है। चलो, तो प्लानिंग हाउएवर,
includes consideration of the timing of certain activity and audit procedure that need to be complete prior to the performance of further audit procedure। यानी क्या कहता है कि इसके अंदर कुछ बातें होती हैं जो हम ध्यान रखते हैं, और इनफैक्ट क्या ध्यान रखते हैं, मेनली जो हम ध्यान रखते हैं टाइमिंग का ध्यान रखते हैं कि किस टाइम पर हम क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पर होगी, एंड ऑडिट प्रोसीजर, और कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे किसी चीज को चेक करने के लिए, अपना ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। तो ये दो चीजों का अक्सर हम ध्यान रखते हैं प्लानिंग करने के दौरान, ठीक है। इसके अलावा और सी चीजें, और बहुत सी चीजें याद रखते हैं, वो कंसिडर करते हैं, वो मेरे को याद करना है, और ये भी मुझसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। खैर तो है ही मेरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक पूछ लेता है, ये लाइन लिख के दे देगा, और वो ये यहां से लेके यहां तक काफी बार लाइन लिख के दे देता है, वो ये वाली ऊपर तक की बस, और कह देता है कि किन किन बातों को हमें कंसिडर करना चाहिए प्लानिंग के दौरान। तो ये 5 पॉइंट मेरे को दिए हुए हैं, ये 5 पॉइंट मेरे को अभी याद हो जाएंगे, बस मेरे साथ बन रहे ना 2 मिनट तक, और बस ठीक है अभी हो जाएगा। तो प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन, देखो फॉर एग्जांपल प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसीडर। अब ये ना समझने वाली बात है, ध्यान समझना जरा, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर गलती होती है, समझने में दिक्कत होती है। प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसीडर, प्लानिंग इंक्लूड करता है कुछ चीजों को कंसीडर करने की जो जरूरत की चीजें हैं। अब ये एक लाइन जो यहाँ पे बीच में आ गई है ना, इसका यहाँ से कोई लेना देना है ही नहीं। ये लाइन है प्लानिंग इंक्लूड नीड टू कंसीडर सच मैटर एज, ये ऐसे है, बीच में कुछ लिखा है कि प्रायर टू द ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रोमम रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट, यानी रोमम को आइडेंटिफाई और असेस करने से पहले मेरे को प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करने से प्लानिंग के दौरान मेरे को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो मैं रोमम को आइडेंटिफाई और असेस तो बाद में करूंगा, पहले मैं प्लानिंग के दौरान कुछ बातें कंसीडर करूंगा। ये वाली बात लिखी है यहाँ पे। तो देखो कॉमा है ना यहाँ पे, और इतना तो तुमने लॉ में पढ़ा ही होगा, मेरे ख्याल सीखा ही होगा कि जब भी कॉमे आते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा वर्ड कहां से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये वाली जो बात लिखी है कि जो मैटर मेरे को कंसीडर करने हैं वो मेरे को ये रोमम आइडेंटिफाई और असेसमेंट से पहले करने हैं। रोमम क्या होता है, अभी ऐसे 315 पढ़ेंगे 300 की चीज के अंदर ही, तब समझ आएगा। अभी रुको जरा, इतनी बात है, अभी नहीं पता मेरे को रोमम क्या होता है, बस मान लो कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसका असेसमेंट करना होता है, वो इतनी बात है, इससे ज्यादा मत समझना, इसका बड़ा मतलब होता है। लेकिन अभी मैं यही समझा सकता हूँ बस, क्योंकि इतनी नॉलेज अभी हमारे पास नहीं है और हम उस हालत में नहीं कि समझ पाए, मुझे समझना पहले वहां फोकस करते हैं। तो प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसीडर, प्लानिंग के दौरान हम किन बातों को कंसीडर करते हैं, वो है कुछ मैटर जो कि यहां दिए हुए हैं। क्या क्या मैटर है भाई, आ जाओ देख लो। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर, हम कंसीडर करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को, जो कि अप्लाई करेंगे कब, एज अ रैप। रैप वाली रैप नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात हो रही है, ठीक है। ये भी अभी आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो वहां पे समझ आएगा। ऐसे 315 के अंदर देखने को मिलेगा मेरे को, रैप फैप रोमम सब वहीं देखने को मिलेगा बहुत प्यार से, ठीक है। तो खैर, तो सबसे पहले क्या मुझे देखना है, कौन कौन से मैटर कंसीडर करने हैं मेरे को, से यहाँ पे ध्यान रखना है बस। एनालिटिकल प्रोसीजर, मैं कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने वाला हूं रिस्क को असेसमेंट करते समय, ये ध्यान रखना है। यानी मैं क्या क्या प्रोसीजर लगाऊंगा, कौन कौन से प्रोसीजर लगाना है मेरे को रिस्क को असेस करते समय, वो एनालिटिकल प्रोसीजर मेरे को ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट कंसीडर करूंगा प्लानिंग के दौरान ही। क्लियर है पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्टेन करूंगा क्या, जनरल अंडरस्टैंडिंग किसकी, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एप्लीकेबल टू द एंटिटी। मैं ये देखूंगा कि भाई एंटिटी तुम्हारे ऊपर कोई लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है क्या, और कौन सा अप्लाई होता है, मेरे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मानो कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर अलग अलग रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, लाइक किसी पर टेलीकॉम ट्राई का रेगुलेशन अप्लाई होता है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है तो उस पर आरबीआई के रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। तो मेरे को वो नॉलेज एकत्रित करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस फ्रेमवर्क की नॉलेज इकट्ठी करूंगा अपने पास, जब मैं जाऊं तो ऐसे ही बिल्कुल ही जबा ना हो जाए, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, नॉलेज रखनी पड़ेगी थोड़ी सी ना, तो वाली बात है। तो ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये हम जानते हैं और ये मानते हैं कि आप एक्सपर्ट इस चीज के नहीं है, आप फाइनेंस अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, आप वो काम कीजिए। हाँ, लेकिन आपको एक बेसिक रफ आइडिया तो होना चाहिए ना कि अगर बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें पता हो एनपीए कब बोला जाता है, 3 महीने 90 डेज 3 महीने, फिर कैसे 1 साल, फिर 3 साल से ऊपर, तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर, थोड़ा बहुत एक आइडिया रफ आइडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वाली बात करता है ये। तो वही जनरल अंडरस्टैंडिंग लोग किसकी, लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जो कि उस एंटिटी पे एप्लीकेबल होते हैं। एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क, और क्या एंटिटी उसे कंप्लाई कर पा रही है सही तरीके से, वो भी ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये, तो 2 बातें हो गई। कौन कौन सी, बोलो मेरे संग। पहली बात, याद करना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, नहीं बोलोगे मेरे संग तो याद नहीं होगा। मैं अभी याद करा दूंगा, अभी निमोनिक भी बनवा दूंगा इसका, लेकिन उससे पहले एक बार मेरे संग बोल लो, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर, कीवर्ड याद रख लो बस, एनालिटिकल प्रोसीजर
जो कि अप्लाई होंगे एज अ रैप, ठीक है, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो कि अप्लाई होंगे कैसे, एज अ रैप। दूसरी बात करें, मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी किसकी, फ्रेमवर्क की, लीगल और रेगुलेटरी की, और वो कैसे उसको कंप्लाई कर रहे हैं, दो बातें। तीसरी बात पे आते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी, पढ़ेंगे इसके ऊपर पूरा, ऐसे पढ़ने को मिलेगा मेरे को। मैटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करना है, तो 3 पॉइंट कौन से हो गए। मैटेरियलिटी का मीनिंग क्या होता है कि मुझे देखना है कि मेरे लिए क्या चीज मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, तो उस कंपनी के लिहाज से मैं किस चीज को मैटेरियल मानूं, मतलब कि इंपॉर्टेंट मानूं, कि मानो मैंने माना कि मेरे लिए जब मैं सेल्स देखूंगा तो मेरे लिए 10,000 से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन वो मैटेरियल होंगी, मैं उनमें से चेक करने वाला हूं। 10,000 से नीचे वाली ट्रांजेक्शन मेरे लिए इमैटेरियल है, ठीक है, उसको भी चेक करेंगे लेकिन अलग तरीके से, लेकिन इतना मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। जब मैटेरियल पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। तो मैंने माना 10,000 ऊपर की ट्रांजेक्शन मैं उसको मैटेरियल मान रहा हूं, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो इतनी कोई बात है नहीं, तो 10,000 ऊपर की ट्रांजेक्शन जो है वो मैटेरियल है, उसको मैं ज्यादा ध्यान से चेक करूंगा। तो मेरे लिए क्या हो गया मैटेरियलिटी लेवल 10,000। तो मैटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, वो मैं कब करूंगा, प्लानिंग के दौरान ही करूंगा, ये थोड़ी वहां जाकर के अच्छा जी ओहो अच्छा ठीक है हाँ जी इसे मैटेरियल बना देते हैं, चलो नहीं, पहले से प्लान होना चाहिए इस चीज का भी। 3 पॉइंट कौन से हो गए, एनालिटिकल प्रोसीजर जो कि अप्लाई करूंगा एज अ रैप। दूसरी बात, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा किसके बारे में, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। फिर तीसरी बात, मैं मैटेरियलिटी डिटरमाइन करूंगा, ओके ओके। फिर मैं देखूंगा कि भाई एक्सपर्ट साहब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपसे कोऑर्डिनेशन बनाना है मेरे को, तो क्या इन्वॉल्वमेंट करना है एक्सपर्ट का, करना है तो आज ही कोऑर्डिनेशन बना लो, उससे अपॉइंटमेंट ले लो, या जरूरत पड़े तो ये वाली बात हो गई। तो एक्सपर्ट की बात आ जाती है इसके अंदर। तो 4 बातें कौन सी आ गई, बोलो मेरे संग, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाइड एज अ रैप। दूसरी बात क्या होती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे फ्रेमवर्क के बारे में, लीगल रेगुलेटरी, और वो कैसे कंप्लाई कर रहे हैं उस बात को, इसे बस मुझे लिख करके आना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने बोल दिया है, ठीक है। तीसरी बात क्या आ गई, मैटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है आज ही, 10,000 ऊपर की साइड रखने का मैटेरियल मेरे लिए, एग्जांपल लिया है ये, ठीक है। फोर्थ बात करें अगर, तो फोर्थ में क्या बताया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, क्या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, हाँ। दूसरी और लास्ट बात, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप। और लग रहा है कि जो मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैं कंप्लाई करने वाला हूं या अप्लाई करने वाला हूं, उसके अलावा मुझे कुछ और प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, तो उसको भी प्लान कर लो कि क्या क्या अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे, वो सब भी है प्लानिंग में अपने इंक्लूड कर लो। तो आई होप ये 5 पॉइंट है मेरे, ठीक है। तो 5 पॉइंट एक बार फिर बोलेंगे और अभी याद हो जाएंगे, तो मुझे पता है वैसे याद हो गए, अभी निमोनिक भी लिखो तो और ज्यादा याद हो जाएगा। पहली बात तो ये कि एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे एज अ रैप। दूसरी बात, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे अबाउट द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और देखेंगे कि कैसे कंप्लाई कर रहे हैं ये लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड अदर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप, बस। अब देखो इसका अगर मैं निमोनिक बनाऊं तो देखो तुम अपनी में से कुछ भी बना लेना, बट मेरे दिमाग में जो अभी दिख रहा है मेरे को, क्या क्या, एक तो फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल वर्ड आ जाएगा यहाँ से, मैटेरियलिटी, एक्सपर्ट एंड अदर रैप। तो इसको मैं बना सकता हूं अदर फेम, ठीक है, अदर फेम कर लो या फेम अदर कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो मैं अदर फेम कर देता हूं, आ जाओ। तो कहाँ है ये मैटर जो है मेरे, इसका निमोनिक क्या हो गया, फेम अदर कर लो, चलो ठीक है, तुम भी याद करोगे, फेम अदर्स, अदर लोगों की फेम। तो F फॉर फ्रेमवर्क, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, M फॉर मैटेरियलिटी, E फॉर एक्सपर्ट और अदर फॉर अदर, बस ठीक है। लो या O फेम कर लो, फेम O कर लो, जो मर्जी कर लो यार, अब तुम्हारे ऊपर है, इसको जैसे याद करना है कर लो, फेम तो बनी जाएगा ना, ठीक है। चलो डन, ओके परफेक्ट, चलो जी बढ़िया हो गए। तो अब ये जो बात लिखी है एक बार देख लें इसको, कि ये वही रिपीटेशन है वैसे तो। रैप आर आउट प्रोसेस परफॉर्म टू ऑब्टेन जनरेटिंग एंटिटी इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ऑफ रिस्क रोमम वेयर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो वही वाली बात है, ठीक है। आ जाओ, ये एग्जांपल दिया उसने ट्राई और आरबीआई का, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो यहाँ पे प्रकट हो गया एकदम से, ठीक है। प्लानिंग रूट कंसिडरेशन ऑफ मैटर सच एज ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट लीगल फ्रेमवर्क इन विच एंटिटीज ऑपरेटिंग, की वो किस फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करते हैं। कंसिडर द एग्जांपल, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लें या बैंक्स की बात कर लें, सच एंटिटी ऑपरेट डिफरेंट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टेलीकॉम के लिए ट्राई हो गया, आरबीआई हो गया बैंकों के लिए, बस आर एंड फॉर टेलीकॉम बैंकिंग इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली।
प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड टू कंसिडर द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल और सिग्निफिकेंट मैटर। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मैटर मेरे लिए मटेरियल है और कौन सा मैटर मेरे लिए सिग्निफिकेंट है और कौन सा इमैटेरियल कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व कंसिडरिंग वेदर एक्सपर्ट नीड टू बी इन्वॉल्व टेकिंग इनटू अकाउंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। ये बस रिपीट है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा क्योंकि ऊपर पढ़ लिया है, उसको ऐसे फालतू में दे रखा है टाइम पास के लिए। कंसिडर नीड टू परफॉर्म द अदर रैप, ठीक है। ये दोबारा से प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, द इटरेटिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। जो देखो भाई है बिगिन विद द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस, मतलब सम ऊपर वाली बात है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, अब कुछ खास बात आती है जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है ये वाला टॉपिक से, और ये जो ऊपर पढ़ के आने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों पॉइंट तुम्हारे आंसर में होने चाहिए, इसलिए इसका मैंने निमोनिक भी दिया है, इसलिए इसको मैंने डिटेल में लेकर के भी गया हूं कुछ अच्छा खासा टाइम लगा करके, ठीक है। मस्तीबाजी नहीं ज्यादा, आ जाओ, चलो चलते हैं यहाँ पे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर इन प्लानिंग ऑडिट। अब हमें पता है कि हमें ऑडिट करना है, अब अकेले तो हम जाएंगे नहीं शहंशाह बन के, है ना। हम क्या करेंगे, हमारे साथ अपनी टीम लेके जाएंगे। यस, टीम वर्क, पावर ऑफ टीम, वी ऑल नो क्या होती है, ठीक है। तो टीम जाएगी, टीम में कौन कौन होगा, हो सकता है और हो सकता है क्या, कोई ना कोई सीए होगा उसमें जो कि क्वालिफाइड होगा, कुछ हो सकता है कोई सेमी क्वालिफाइड भी हो, या और आर्टिकल तो होंगे ही होंगे। तो ये कुछ रहेगा, और सीनियर पार्टनर जो रहेगा वो तो रहेगा, और एंगेजमेंट पार्टनर तो जरूरी है ही क्योंकि वही तो मेन मेंबर है। हो सकता है सीनियर पार्टनर और एंगेज पार्टनर दोनों सेम हो, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात कुछ और है, ये सब तो बताया भी नहीं इसने, ठीक है, मैंने कुछ और समझना है यहाँ पे। द एंगेजमेंट पार्टनर, अब देखो तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। जैसे तुम एंगेजमेंट पार्टनर सुनते हो वैसे तुम्हारे दिमाग में खुशियां घूम जाती हैं, है ना, एंगेजमेंट पार्टनर, है ना, यू ऑल नो। तो नहीं, ये वाला एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है मेरा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जो ऑडिट का पार्टनर है, जो फर्म का पार्टनर है, जिसने ये ऑडिट एक्सेप्ट करा है या जो साइन करेगा वो है मेरा एंगेजमेंट पार्टनर, जो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उस एंगेजमेंट पार्टनर की यहाँ पे बात हो रही है, यू ऑल नो, ठीक है। एंड अदर की मेंबर, उसके साथ जो अदर की मेंबर होने वाले हैं मेरे एंगेजमेंट टीम के, शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर। और ये बात हमें चैप्टर 11 ने भी सिखाई थी जब हम एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे अपने, कि अगर क्वालिटी मेंटेन रखनी है आपको अपने काम में तो आपको क्या करना पड़ेगा। एंगेजमेंट पार्टनर साहब, आप जो प्लान कर रहे हो वो आपको पता है, बट क्या आपकी टीम को पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप खुद प्लान बना लोगे और खुद कहोगे चलो ठीक है हम चलते हैं, अरे जो आपके साथ लोग जाने वाले हैं उनको पता ही नहीं है क्या करना है। खुद सोचो, अगर वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा मिलकर खाली प्लान बना लेते, बाकी टीम को पता ही नहीं होता, वो बताता ही नहीं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को कि आउटसाइड द ऑफ बॉल रखनी क्लासन को, फिर क्या होता। तो इंगेजमेंट पार्टनर वहां पे कौन था, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ थे एक तरीके से, ठीक है। चलो कैप्टन रख लेते, रोहित शर्मा को रख लेते हैं, प्लानिंग ऊपर से आया था, राहुल द्रविड़ ने बनाया था प्लान एक तरीके से, और रोहित शर्मा ने जो था उसको एग्जीक्यूट करवाया। तो अभी हम इंगेज पार्टनर मान लेते हैं जो ग्राउंड पे थे उनमें से ही रोहित शर्मा को पकड़ लेते हैं। तो रोहित शर्मा इंगेज पार्टनर, वो बताता ही नहीं कि मेरे पास ये प्लान है कि हमें ये करना है। तो क्या वो पॉसिबल था क्लासन को आउट करना उस सिनेरियो में? नहीं था आउट करना। तो टीम को बताया ना कि हम क्या करने वाले। टीम ग्राउंड पे ही एक छोटी सी टीम मीटिंग हो गई थी वहां पे, जब वो 100 ओवर की बात हो रही थी। तो उसी दौरान क्या हुआ पता पहले से था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करवाया गया सबको कि हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग पे स्टे रहता है, कोई दिक्कत नहीं, होगा। तो सेम बात यहाँ पे कि अपनी जो टीम है और अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको तो बता दो कि हम क्या करने जा रहे हैं और किसका ऑडिट करने जा रहे हैं और कैसे ऑडिट करेंगे। पता ही नहीं होगा तो क्वालिटी कैसे आएगी, कद्दू है, ठीक है। तो वाली बात है। तो एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो मेरी एंगेजमेंट टीम क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए किसके अंदर, ऑडिट की प्लानिंग में, बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग द प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, प्लानिंग में मुझे मतलब उनका कुछ सजेशन हो, उन्हें कुछ लग रहा है कि इसको ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, तो वो पार्टिसिपेट भी करें यार उसके अंदर डिस्कशन में अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर। ऐसा नहीं कि बस भाई एक ऊपर से जो सीनियर है वही बोले जा रहा है, बाकी सब हाँ जी हाँ ऐसा कर लेंगे ना। अगर किसी को लग रहा है गलत तो इतनी आज़ादी होनी चाहिए, फेयर नहीं होना चाहिए अपनी बात रखने का, कि वो अपनी बात रख पाए और सुनी जाए उस वाले की, उसकी बात कि क्या ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा, उस पर डिस्कशन किया जाए, फिर देखा जाए हाँ ठीक है करते हैं ऐसा, सही कह रहा है भाई तुम, तो ऐसी बात होनी चाहिए। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम इज प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉज on their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process। तो इससे क्या होगा, प्लानिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेरा इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, और प्लस साथ साथ जो लोग
प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ सीनियर लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करेंगे, तो बाकी लोग को सीखने को भी मिलेगा, है ना। और ऐसा है कि जो नॉन एक्सपीरियंस होंगे वो सीख पाएंगे चीजों को अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ। जो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसको तुम्हें डायरेक्शन कम देनी पड़ेगी, वो तो इतने एक्सपीरियंस है, वो तो इतने ऑडिट करके आए, तो उनको तुम क्या डायरेक्शन दोगे, थोड़ा बहुत बता दोगे ये प्लानिंग है, वो उस हिसाब से सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो मेरे पास न्यू कमर जुड़े हैं उनको तो बताना पड़ेगा ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताएंगे इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, तब जाकर के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ एमएमएस है तो ऐसी बात है, ठीक है। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज एंगेजमेंट, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है ये, एग्जाम के लिहाज से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेते हैं, सब सारा पढ़ ही रहे हैं तो इसे भी छोड़ करके क्या ही कर लेंगे हम, 2 मिनट लगेंगे बस। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट, तो जो प्लानिंग का जो डिस्कशन है वो एंटिटीज के मैनेजमेंट के साथ भी हमें करना चाहिए। अब देखो बढ़िया बात है, वैसे एमसीक्यू के लिए बढ़िया बात है, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बात है यहाँ पे कि हम अपनी प्लानिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मैनेजमेंट को देंगे, लेकिन सुनना, लड़ना मत मुझसे, पहले सुन लो पहले पूरी बात। हम मैनेजमेंट को बताएंगे बट सब कुछ नहीं बता देंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नहीं। हम बस बताएंगे कि हम इस डेट पे आ रहे हैं, हम काम करेंगे आकर के, हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, हमें इससे कोऑर्डिनेशन बिठाना है, हमें इस सिस्टम पे बैठना है, हम यहाँ करेंगे। तो एक अपने बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे, जब जाएं तो उनको धक्का ना लगे, ओ धप्पा कौन आ गया, नहीं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उनको हल्का एलिमेंट पता हो हमारे, वही वाली बात कहता है एंगेजमेंट के, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। द ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। किस लिए कि हमें कंडक्ट करना है, ऑडिट को कंडक्ट करना है, तो उसको फैसिलिटेट कौन करवाएगा, अल्टीमेटली उसको असिस्ट कौन करवाएगा, उसकी हेल्प कौन करवाएगा, अल्टीमेटली मैनेजमेंट तो करवाएगा कंपनी का, उसे ही तो पता है कि कौन सी चीज कहाँ है, फाइल कहाँ रखी है, तो वही तो हमें ला करके देगा। तो हम उसे बता देंगे कि हम ये करने वाले हैं, हाँ, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे उसे कि मेरे लिए जो मैट्रिक लेवल है वो 10,000 से ज्यादा है, ऐसी बात नहीं कर देंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे अपना कोई भी पॉइंट, थोड़ा सा एलिमेंट बता देंगे, बट जो हमने मैट्रिक डिसाइड कर दी कि हाँ मैं 10,000 ऊपर की ट्रांजेक्शन चेक करूंगा, तो ये बात मैनेजमेंट को नहीं बतानी है कि मैं 10,000 ऊपर की ट्रांजेक्शन चेक करने वाला हूँ, वो तो घपलेबाजी कर देगा फिर उसमें, है ना, वो ट्रांजेक्शन तोड़ देगा, 10,000 से कम पे ले आएगा, जो फ्रॉड वाली ट्रांजेक्शन होगी वो तो बच जाएगी फिर, ऐसा नहीं करना। देखो हाँ, अब आगे की बात लिखता है, व्हेन डिस्कसिंग मैटर इंक्लूडेड इन द ओवरऑल ऑडिट स्टडी, जब हम ओवरऑल ऑडिट स्टडी ऑडिट प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक केयर करनी पड़ेगी, हमें एक केयर ध्यान रखना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, कि हमारे जो ऑडिट की जो इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। बस ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि हाँ हम चाहें तो हम शेयर कर सकते हैं बट ओवर शेयर ना हो जाए, ध्यान रखना। ऐसा होता है ना कि जब एक बार बह गए भावनाओं में तो बह ही जाते हैं, और शेयर करना चालू किया तो फिर अपने जीवन का सारा दर्द ही बाहर निकाल दिया और पूरा का पूरा शेयर कर दिया, तो वो शेयरिंग ओवर शेयरिंग में बदल जाती है और जो इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, शेयर करना है, ओवर शेयर नहीं करना है, एलिमेंट के बारे में रफ आइडिया देना है, ज्यादा डिटेल में अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं कर देना है, नहीं तो वो जो मैनेजमेंट है वो फ्रॉड को इजीली क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर्ड कर देंगे और छुप जाएगा वो सारा का सारा फ्रॉड जो भी उन्होंने करा होगा, अगर करा होगा तो सारे एमएमएस दिक्कत में आ जाएंगे, हमारे पास साइन कलेक्ट करने के लिए सही से स्टेप्स नहीं होंगे, हम साइन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओपिनियन हमारा क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना, हमें ये केयर रखनी है कि क्या हो, हमारा इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है, ओके। चलो अब आगे चलेंगे, अब प्लानिंग प्रोसेस क्या समझेंगे और एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वैसे तो प्लानिंग के अंदर 2 ही एलिमेंट है, एक तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, दूसरा प्लानिंग एक्टिविटी। कौन कौन से, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, लिंक एंगेजमेंट एक्टिविटी होने से पहले कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज होती हैं, एंगेजमेंट से पहले कुछ प्री एक्टिविटी है, दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज। तो मुझे इन दोनों की बातें करनी है, बट इन दोनों की बातें करने के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, कुछ बातें हैं, टेक्निकल भी ज्यादा नहीं है, इजी है। अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, और जरूरी है कि तुम्हें समझ आया होगा, मेरे लिए जरूरी है कि तुम्हें समझ आना चाहिए, और शायद तुम्हें समझ आया भी होगा। अगर आया है तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ आया है या नहीं आया है, जिससे मुझे पता चले कि तुम्हें समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो जरूर कमेंट में लिख करके बताएं, और कोई डाउट हो तो वो भी जरूर पूछें, वो डाउट भी क्लियर किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो बोलो एक बार, ठीक है, और बताना कि कैसा है चैप्टर, और
बस यही सब बातें हैं, कोई डाउट हो ज़रूर पूछना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान से रिवाइज करते रहना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलो। और मैंने पहले भी कहा है कि डेली 2 क्वेश्चन तो लिख के देखने ही देखने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट के अंदर, चाहो तो स्क्रिबलिंग कर लो कीवर्ड्स की, कैसे भी करो, लेकिन 2 क्वेश्चन तो पूरे पूरे लिख करके देखने हैं, ठीक है? ध्यान रखना। चलो बाकी और छोटी छोटी बातें हम करते रहेंगे क्लास के दौरान, बाकी मिलते हैं फिर अगले